ऐसे बंद होगा। टाइम भी होगा 1.5 मिनट का। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। नए क्लास की शुरुआत में एक नए उमंग के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आज क्लास 12 बायोलॉजी का एक चैप्टर है पुष्पी पातों में लगी संगम। उसका एक सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है द्विव निषेचन। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि द्विव निषेचन क्या है, द्विव निषेचन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में या फिर 5 नंबर के प्रश्न में भी आ सकते हैं। तो इसकी क्रियाविधि और इसकी सचित्र सहित समझेंगे हम लोग कि क्या है द्विव निषेचन, क्या है। आखिर हम लोग बात करें द्विव निषेचन है क्या। द्विव निषेचन समझने से पहले समझना हो निषेचन क्या है। तो निषेचन कहने का मतलब हो गया कि नर युग्मक और मादा युग्मक। अगर मानव जन्म की बात किया है तो नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं और मादा जिसको अंडाणु कहते हैं। माने स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है जिसको निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग समझेंगे पुष्पी पात्र निषेचन के बारे में समझेंगे। कहने का तात्पर्य हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन द्विव निषेचन क्या है। तो ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझना होगा कि द्विव निषेचन क्या, इसकी खोज कौन किया। तो इसका सबसे जो पहली बार जो खोज हुआ था 1898 में हुआ था, जिसका खोजकर्ता के नाम था नावासिचन इसका खोज किया था 1898। उसके बाद दूसरा जो वैज्ञानिक था जिसका नाम था ग्रिग्नार्ड 1899 में द्विव निषेचन की खोज किया था। कौन पौधा से किया था? तो पौधा का नाम था लिलियम तथा फार्टेलिया नामक पौधा से किया था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि द्विव निषेचन की खोज किया था, कौन किया था। तो 2 वैज्ञानिक था, एक था नावासिचन जो 1898 में खोज किया और एक था ग्रिग्नार्ड जो 1899 में किया था, 1 साल बाद। कौन पौधा से किया था? तो लिलियम तथा फार्टेलिया नामक पौधा से किया था। ठीक है। प्राय कहा जाता है कि द्विव निषेचन प्राय सभी आवृत बीजी पौधा में, कौन पौधा में? आवृत बीजी पौधा में पाया जाता है। तो आखिर आवृत बीजी पौधा क्या कहते हैं? तो आवृत बीजी पौधा कहने का मतलब देखते ना, अक्सर देखते होंगे कि जो पौधा होता है, जो फल होता है, उसमें जो बीज होता है, बीज, और जो बीज होता है वो क्या होता है, जिसके ऊपर आवरण रहता है उसी को कहते हैं आवृत बीजी पौधा। और एक होता है अनावृत बीजी पौधा, जिसके बीज में आवरण नहीं होता उसको अनावृत बीजी कहते हैं, और जिसमें आवरण होता है उसका आवृत बीजी कहते हैं। तो लगभग आवृत बीजी पौधा में जो निषेचन होता है वह द्विव निषेचन होता है। किस प्रकार से क्रिया होता है, इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। पहले सचित्र सही समझते हैं। देखिए यहाँ जो फिगर बनाया गया, द्विलिंगी पुष्प का फिगर बनाया गया है, और इसमें समझाया गया है कि ये जो भाग बनाया गया इसको बोलते हैं पुंकेसर, नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसको पुंकेसर क्या है, इधर से पुंकेसर है। यहाँ पुंकेसर में जो पुंकेसर का जो अगला भाग है जिसको परागकोश कहते हैं। अब परागकोश हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि परागकोश जो होता है में दो भाग से बटा होता है, उसमें 4 चैम्बर होता है। कहने मतलब 4 लघु बीजाणुधानी होता है। इसी लघु बीजाणुधानी में क्या होता है कि परागकण का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और जब लघु बीजाणु परिपक्व होता है तो क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। तभी हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे निषेचन कैसे होता है। तो इसके पहले हम लोग परागन पढ़े थे कि परागन क्या है। तो पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागकण क्या होता है, नर युग्मक होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो अंड होता है, अंड कोशिका जिसको कह सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे। अब देखिए ये हो गया नर भाग, और यहाँ से पूरा ये भाग को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर, ऐसे को बोलते हैं मादा भाग, जयांग भाग बोलेंगे, या इसको बोलते हैं पुमंग भाग। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग लघु बीजाणुधानी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि परागकण, तो परागकण का जो निर्माण होता है उसमें 2 प्रकार से होता है। उसमें 2 कोशिका बनता है। एक परापशु कोशिका से 2 प्रकार कोशिका का निर्माण होता है। एक होता है जनन कोशिका, एक होता है कायिक कोशिका। तो जो जनन कोशिका होता है वो क्या करता है कि परागन होने के बाद वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होता है कि जो जनन कोशिका होता है वह सबसे पहले यहाँ आएगा, और ये जो कायिक कोशिका होता है, यह कायिक कोशिका विभाजित होकर क्या होता है कि पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका क्या है? तो पराग नलिका उस नली को कहते हैं, उस पंप को कहते हैं जिसके माध्यम से परागन होगा वो कहाँ तक जाएगा, वो परागन जो होगा अंड कोशिका तक आएगा, अंड कोशिका तक आएगा। इसमें हम लोग ये समझ लिए थे कि, और जब हम लोग भ्रूणपोष बनाए थे, भ्रूणपोष की संरचना लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जो बनाए थे, या बीजांड कर सकते हैं उसको, इस पर संरचना बनाए थे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, और इस तरह संरचना जो बनाए थे।
अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे अंड कोशिका होता है, 2 सहायक कोशिका होता है और 1 अंड कोशिका होता है, और यहाँ पे होता है ध्रुवीय केंद्रक, और इधर होता है एंटीपोडाल कोशिका। तो एंटीपोडाल तो ये जो हम लोग यहाँ इसके जो अंदर वाला भाग है इसको बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के अंदर की जो संरचना होती है उसको कहते हैं हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। अब भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है कि इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल से पढ़ चुके थे कि भ्रूण कोश क्या होता है। तो भ्रूण कोश के अंदर जो संरचना होती है, जब बताए थे कि भ्रूण कोश जो होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली संरचना होती है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 हो गया कोशिका और 3 को केंद्रक भी हो गया, इधर 4 5 6 और 1 7 कोशिका। लेकिन इसमें कोशिका का केंद्रक का भी विभाजन हो गया, केंद्रक 2 हो गया, तो 2 केंद्रक और 3 5 केंद्रक और 5 3 8 केंद्रक। इसमें हम लोग समझे थे, यही चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भ्रूणकोश के आंतरिक जो भाग है मादा भाग होता है, उसमें देखिए यहाँ पे 2 सहायक कोशिका होता है। इस सहायक कोशिका का काम क्या होता है कि सहायक कोशिका का काम होता है कि इसमें एक एक्सेप्टर लगा हुआ रहता है, जो जब कायिक कोशिका जो होता है जब परागनलिका का निर्माण करना शुरू करता है तो यह परागनलिका जब बन जाता है तो जो सहायक कोशिका होता है भ्रूणकोश में, वह क्या करता है कि परागनलिका को एक मैसेज भेजता है कि हम यहाँ हैं, और उसी माध्यम से क्या होता है कि परागनलिका आके यहाँ बीजांड द्वार के साथ जुड़ जाता है। और यह जो जनन कोशिका है, यह जनन कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। मान लीजिए जनन कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो 2 नरयुग्मक बनता है, एक और फिर एक दूसरा नरयुग्मक बनता है, 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है। जिसमें से पहला नरयुग्मक क्या होता है कि जो पहला नरयुग्मक होता है वह क्या करता है कि अंड कोशिका के साथ संलयित होकर क्या करता है, ह्यूमरस का निर्माण कर देता है।